नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। माइनिंग लीज मामले में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोपों के बीच झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भेज दिया। सोरेन ने कहा कि वो हर चीज के लिए तैयार, स्थिति उनके नियंत्रण में। झारखंड के दुमका में पेट्रोल डालकर की गई छात्रा की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक करेंगे। फॉरेंसिक टीम ने मृतक छात्रा के घर 7 दिन बाद पहुंचकर सबूत किए इकट्ठा। टीम ने मृतक छात्रा के घर से कई साक्ष्य इकट्ठा किए। विवादों में घिरे हुए एसटीपीओ नूर मुस्तफा को अब इस मामले की जांच से हटा दिया गया। अब इस मामले की जांच निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी करेंगे। दुमका हत्याकांड पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पीड़िता के परिवार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। घटना को अमानवीय बताते हुए अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासन को ऐसी घटनाओं में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। घटना के बाद से इलाके में स्थिति तनावपूर्ण। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए इलाके में धारा 144 की समय सीमा को बढ़ाया आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वो अपने यूएई के समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक और तीसरे रणनीतिक संवाद की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री यूएई के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन बैठकों से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी की समीक्षा का अवसर मिलेगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, बाढ़, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और परस्पर संबंध सहित भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडोनेशिया के दौरे पर। धर्मेंद्र प्रधान आज बाली से G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह बैठक और शिक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे भाग। धर्मेंद्र प्रधान G20 सदस्य देशों के अपने समकक्षों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने बाली में अपने ब्राजील के समकक्ष विक्टर गोडाय के साथ बातचीत की। दोनों नेताओं ने शिक्षा, उद्यमिता, अनुसंधान और नवाचार में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। शिक्षा के साथ कौशल विकास पर क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूह की जो गतिविधियां हैं उन्हें पुनर्जीवित करने पर सहमति बनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाली के सेमन्याक में भारतीय समुदाय से बात की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल रहे। धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि विदेशों में अपने लोगों के बीच रहना हमेशा खास और दूर देश में भी घर जैसा माहौल महसूस होता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाली में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक के उद्घाटन समारोह में सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत हरित बुनियादी ढांचे के लिए अपने संसाधन जुटाने की कोशिश कर रहा है और ऐसा करने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड भी जारी किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया है कि 6 वर्ष से अधिक सजा के प्रावधान वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। इससे अभियोग तय करने की दर बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार देश को मादक पदार्थों से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध। बैठक में भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा तैयारियों पर व्यापक विचार विमर्श। अमित शाह ने पुलिस कर्मियों की फिटनेस और पुलिस थानों के समयबद्ध निरीक्षण पर बल दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं और विश्व पुलिस फायर खेलों में पदक जीतने वाले पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश के बाद 6 वर्ष से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया। इससे अपराधियों के लिए सजा की दर बढ़ जाएगी। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मंगलवार को भी हुई बारिश के बाद बेंगलुरु में सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक आज तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।
केरल में भी बाढ़ की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मंगलवार को केरल के कई इलाकों में हुई भारी बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जल भराव वाले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए प्रशासन अलर्ट पर। कोटायाम में लगातार बारिश के चलते घरों और रास्तों में जल भराव के चलते बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने राज्यों में 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान के ऊपर। शहरी क्षेत्र में घाट और कॉलोनी में पानी भर गया तो ग्रामीण इलाकों में जो गंगा से लगे गांव हैं वहां सैकड़ों बीघे फसल की जो जमीन है वो जलमग्न हो गई। वाराणसी के मंडलायुक्त ने बताया कि प्रशासन राहत और बचाव का कार्य कर रही है। साथ ही वाराणसी की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जो है वो लोग बात कर रहे हैं और प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यालय को भेजी जा रही है। कर्नाटक के हुबली स्थित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह की अनुमति देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने देर रात सुनवाई की और ईदगाह मैदान में उत्सव मनाने की इजाजत दी। फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रशासन के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। हुबली धारवाड़ नगर निगम में यहां ईदगाह मैदान में 3 दिनों के लिए गणेश प्रतिमा स्थापित करने की अनुमति का फैसला किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोगों के हितों में फैसला दिया। उन्होंने पूजा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने की अपील की। देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव आज से बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज के दिन से अगले 10 दिनों तक गणपति जी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाएगी। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी के त्योहार का विशेष महत्व होता है। ये पर्व बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में पहली आरती की गई। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया और कहा कि गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया, भगवान श्री गणेश की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में कल एक कार खाई में गिर गई जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री ने किश्तवाड़ में हुए हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजन को PMNRF से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2047 तक 20,000 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, बशर्ते कि अगले 25 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि 7 से 7.5% हो। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देब्रॉय ने यह अनुमान जताया। आयुष मंत्रालय ने वन हर्ब वन स्टैंडर्ड हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने और सुगम बनाने हेतु अंतर मंत्रालयीय सहयोग के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। कोयला मंत्रालय ने कोयला कंपनियों के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 50 लाख से अधिक पौधों के रोपण के माध्यम से कोयला क्षेत्रों में इसके आसपास हरित आवरण यानी ग्रीन कवर के तहत लाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रिक वाहनों और संबंधित उभरती टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में उद्योग की आवश्यकता के अनुसार अल्पकालिक और मध्यावधि पाठ्यक्रमों और अनुसंधान का संचालन करने के लिए नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के साथ MOU साइन किया। NHPC लिमिटेड ने NHPC कॉर्पोरेट कार्यालय फरीदाबाद में नेपाल में सेती नदी 6 परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की बिक्री के लिए PTC इंडिया लिमिटेड के साथ MOU साइन किया। ऑडी ने अपने लोकप्रिय मॉडल Q3 को नए सिरे से पेश किया है। 2 साल के अंतराल के बाद Q3 अब फिर से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध। शोरूम कीमत 44 लाख रुपए से ज्यादा। भ्रष्टाचार का ट्विन टावर गिर चुका है। अब मुख्य काम बाकी है इसके मलबे के निस्तारण का और मलबे के निस्तारण को लेकर कार्य योजना बनाई गई है जिसे सुपरटेक ही साफ करेगा। मलबा निस्तारण के लिए 2 शिफ्टों में काम होगा। सुपरटेक और एडिफिस के बीच हुए करार के मुताबिक एडिफिस प्लांट तक पहुंचाएगा मलबा। नाबार्ड मिजोरम में 230 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, अधिकारियों ने जानकारी दी। RBI के आंकड़ों से ये पता चलता है कि जुलाई में क्रेडिट कार्ड से करीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए, जो किसी भी महीने में अब तक का सबसे बड़ा खर्च है। वहीं इसी खर्च की तुलना अगर जून से की जाए तो उसमें 6.5% और पिछले साल जुलाई के मुकाबले 54% की वृद्धि देखी गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन।
an enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं बाकी खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। एटीएफ के लिए नई मूल्य निर्धारण प्रणाली अगले 2 महीनों के भीतर लागू होने के आसार, जिससे घरेलू जेट ईंधन के दामों में कम से कम 15% तक की कमी आएगी। उद्योग के अधिकारियों ने ये संभावना जताई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने जीआईसी निवेशक कैलेडियम इन्वेस्टमेंट द्वारा आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में लगभग 7.5% से ऊपर की प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। चीन के लिए निवेश के अवसरों के बढ़ने के साथ भारत ने न केवल एक आकर्षक निवेश गंतव्य के मामले में एक स्पष्ट लाभार्थी को प्रतीत हो रहा है, बल्कि एसबीआई द्वारा तैयार की गई जो रिपोर्ट है उसमें ये जानकारी दी गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधि यूक्रेन पहुंच चुके हैं और आईएईए का प्रतिनिधिमंडल जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही इस संयंत्र में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों का भी आकलन करेगा। जेलेंस्की ने उम्मीद जताते हुए कहा कि जापोरिजिया संयंत्र एक बार फिर से यूक्रेन के नियंत्रण में वापस आ जाएगा। बता दें कि मध्य दक्षिणी यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को मार्च में रूसी सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार गोलीबारी का आरोप लगा रहे हैं। जापोरिजिया में तैनात रूस के एक क्षेत्रीय अधिकारी ने कहा कि आईएईए मिशन को बाधित करने के उद्देश्य से यूक्रेन पर जानबूझकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में गोलीबारी कर रहा है। रूसी अधिकारी ने यह भी कहा कि यूक्रेन के हमले से संयंत्र के पास 2 विस्फोट हुए। वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर जानबूझकर गोलीबारी करने का आरोप लगाया। यूक्रेन राष्ट्रपति ने कल रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अनौपचारिक बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूक्रेन पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रतिनिधिमंडल पर चर्चा की। महानिदेशक राफेल ग्रासी की अध्यक्षता में आईएईए का प्रतिनिधिमंडल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निरीक्षण करने के लिए यूक्रेन पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में यूएस, यूके और रूस के प्रतिनिधियों के बिना 13 विशेषज्ञ शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आईएईए का निरीक्षण 3 सितंबर तक चलेगा। जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी सेनेटर एमी क्लोबुचर और रॉब पोर्टमैन के साथ राजधानी कीव में मुलाकात की। इराकी राष्ट्रपति बरहम सलेह ने इराक में हिंसा की समाप्ति का स्वागत किया। इराकी राष्ट्रपति ने कहा कि अभी राजनीतिक संकट खत्म नहीं हुआ, देश को संकट से बाहर निकालने के लिए जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए। शिया नेता मुक्ता अल सद्र ने अपने समर्थकों को हिंसा समाप्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद सद्र की अपील पर उनके समर्थक ग्रीन जोन से बाहर आने लगे और इसके कुछ ही देर बाद सेना ने देश भर में घोषित कर्फ्यू हटा लिया। मुक्ता अल सद्र के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान के बाद उनके समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जोरदार हिंसक झड़प हुई, जिसमें 30 लोगों की मौत हुई। इराक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी ने कहा कि देश में यदि जटिल राजनीतिक स्थिति जारी रहती है तो वो अपना पद छोड़ देंगे। इराकी प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी चलाने वालों के खिलाफ एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा, जिन्होंने सख्त निर्देशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। वहीं इससे पहले इराकी प्रधानमंत्री ने अगली सूचना तक कैबिनेट का सत्र स्थगित कर दिया। सोवियत संघ के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया है। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इससे पहले वे 1985 से 1991 तक सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। इसके अलावा कई बड़े पदों पर रहे। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1988 से 79 तक सुप्रीम सोवियत के प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के रूप में काम किया। मिखाइल गोर्बाचोव को सोवियत संघ के आधुनिकीकरण और सुधार के प्रयासों के लिए याद किया जाता है।
गोर्बाचेव के निधन पर विश्व के कई नेताओं ने दुख जताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मिखाइल गोर्बाचेव एक अद्वितीय नेता थे जिन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। दुनिया ने एक महान वैश्विक नेता खो दिया। वहीं यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी दुख जताया और कहा कि मिखाइल गोर्बाचेव एक सम्मानित नेता थे। उन्होंने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटेन के मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दुख जताते हुए गोर्बाचेव के निधन के बारे में सुनकर कहा कि वो शोक संतप्त हैं। मैंने हमेशा शीत युद्ध को शांतिपूर्ण निष्कर्ष पर लाने के लिए गोर्बाचेव के साहस की प्रशंसा की। अमेरिकी राज्य मिसिसिपी में बारिश और बाढ़ के कारण जैक्सन शहर के करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के सामने पीने और इस्तेमाल योग्य पानी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बाढ़ का पानी बढ़ने से शहर का मुख्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरी तरह प्रभावित, जो पूरी तरह से बंद है। जैक्सन शहर में आपातकाल की घोषणा की गई है और स्कूल, रेस्टोरेंट्स, व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब राज्य में हुआ। यहाँ करीब 20 लाख एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार पाकिस्तान में सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़ की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस अगले सप्ताह पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। एशिया कप में आज भारत का सामना हांगकांग से। भारतीय टीम ने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से मात दी। हांगकांग के खिलाफ जीत टीम इंडिया को पहुंचाएगी सुपर 4 में। हांगकांग के खिलाफ टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार। एशिया कप में अफगानिस्तान ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत। दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। लगातार दूसरी जीत के साथ अफगानिस्तान ने प्रतियोगिता के सुपर 4 में बनाई जगह। पहले मुकाबले में श्रीलंका को दी थी मात। डूरन कप में मंगलवार को बेंगलुरु एफसी और गोवा एफसी के बीच मैच खेला गया। मुकाबला 2-2 के बराबरी पर समाप्त हुआ। ड्रॉ के बावजूद बेंगलुरु की टीम ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। दूसरे हाफ में गोवा ने जोरदार वापसी की। गोवा ने 53वें और 64वें मिनट में गोल कर मुकाबले को 2-2 से बराबरी पर ला दिया। नेरोका एफसी को 3-0 से हराकर हैदराबाद एफसी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। हैदराबाद की टीम की ओर से स्ट्राइकर बार्थोलोम्यू ने दागे 2 गोल। केरल ब्लास्टर्स एफसी का सामना आज आर्मी ग्रीन से। वहीं एक अन्य मैच में एटीके मोहन बागान की इंडियन नेवी से होगी भिड़ंत। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणॉय ने जापान ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। यूएस ओपन में रूस के दानिल मेदवेदेव ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। मेदवेदेव ने पहले दौर के मैच में अमेरिका के स्टीफन कोजलोव को दी मात। 22 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल ने भी दूसरे दौर में बनाई जगह। पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजिकाटा से हुआ जोरदार मुकाबला। वहीं महिला वर्ग में 2 बार की यूएस ओपन चैंपियन वीनस विलियम को पहले दौर में ही हार का मुंह देखना पड़ा। वीनस को बेल्जियम की वेन उइटवैंक ने 6-1, 7-6 से शिकस्त दी। हालांकि शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वांतेक आसान जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंची। स्वांतेक ने इटली के जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-0 से मात दी। स्पेन की गवाइन मुगुरुजा ने भी दूसरे दौर में बनाई जगह। पहले राउंड के मैच में डेनमार्क की क्लारा टाउसन को दी मात। बेलारूस की विक्टोरिया एज़ारेंका ने जीत के साथ आगे बढ़ाए कदम। पहले दौर में अमेरिका की एशलिन क्वेगर को हराया। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में 67वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह आयोजित किया गया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कलाकारों ने इस समारोह में शिरकत की। इस बार के फिल्म फेयर पुरस्कारों में विकी कौशल स्टारर सरदार उधम सिंह ने क्रिटिक्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं फिल्म फेयर शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म लोकप्रिय और निर्देशक विष्णु वर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार से नवाजा गया। दिग्गज बॉलीवुड निर्देशक और निर्माता सुभाष घई ने 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। वहीं अगर सर्वश्रेष्ठ गीत का जिक्र करें तो फिल्म फेयर पुरस्कार 83 जो फिल्म है उसके गाने लहरा दो के लिए कौसर मुनीर को दिया गया। ये पहली बार है जब किसी महिला गीतकार को इस श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। शर्वरी वाघ ने अपनी फिल्म बंचर बबली के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीमेल का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार सीमा पावा को राम प्रसाद की 13वीं के लिए मिला। तेलुगु स्टार नता सिम्हा, नंदामुरी बालकृष्णन और निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी की बहुप्रतीक्षित मास एक्शन एंटरटेनर जिसे अस्थायी रूप से #NBK107 कहा जा रहा है का एक महत्वपूर्ण शेड्यूल अभी तुर्की में शुरू हुआ।
दलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी का ट्रेलर रिलीज हुआ। ये फिल्म OTT पर रिलीज होगी। फिल्म साल 1984 में हुए सिख दंगों पर आधारित है। वॉल्ट डिज्नी के कार्यकारी उपाध्यक्ष निर्माता रॉन लोगान 84 साल की उम्र में उन्होंने ली अंतिम सांस। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बेन किंग्सले डिज्नी प्लस की आगामी वेब सीरीज वंडर मैन में ट्रेवर स्लेटरी की भूमिका में नजर आएंगे और एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। नीचे इजाजत। नमस्कार।